जय हिंद साथियों, फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज थंबनेल पर आप टॉपिक देख रहे होंगे। बीती 2 क्लासों के अंदर हमने राजस्थान का परिचय और जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। परीक्षाओं के अंदर इस प्रकार से जो भी प्रश्न आएंगे हम किसी भी प्रकार से गलत नहीं करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद मैं करता हूं। यदि अब आप क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं तो नई उत्साह के साथ में, नई उमंग के साथ में, नई जोश के साथ में और नए जरूर के साथ में इस क्लास का आनंद लीजिएगा। प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंशों को हमने क्या कर दिया है, पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो, जो सबसे ज्यादा इतिहास का महत्वपूर्ण भाग निभाता है उस महत्वपूर्ण भाग का क्या नाम है, राजवंश नाम है। ठीक है, प्रतिहार राजवंश से हम शुरुआत करते हैं। प्रतिहार राजवंश से हम इसका आरंभ करते हैं, उद्घाटन करते हैं। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार राजवंश की मैंने शुरुआत कर दी। अब मैं गुर्जर प्रतिहार राजवंश में जिस प्रकार से ये आपका राजस्थान है, शुरुआत और इस चीज को थ्योरेटिकल आधार पर देखते हैं कि उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से मानी जाती है। ये क्या है आपका राजस्थान, राजस्थान की आकृति पतंगाकार, पतंगाकार राजस्थान की आकृति को देने वाले व्यक्ति का नाम टी.एच. हेनरी। ठीक है, राजस्थान के यहाँ पर कौन सा राज आता है, राजस्थान के यहाँ पर पड़ता है गुजरात। गुजरात को क्या कहा जाता था, गुजरात के मुख्य क्षेत्र को क्या कहा जाता, गुजरात के मुख्य क्षेत्र को कहा जाता गुजरात प्रदेश। ठीक है, गुजरात के मुख्य क्षेत्र को क्या कहा जाता, गुजरात प्रदेश। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम था हरीशचंद्र गुजरात से कहां पर आता है, हरीशचंद्र गुजरात से कौन से खान में आता है, हरीशचंद्र गुजरात से राजस्थान में आता है। राजस्थान में कहां पर आता है, राजस्थान में मंडौर में आता है। और ये मंडौर कौन से पूर्व में पड़ता है, मंडौर पड़ता है जोधपुर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक अगर हम बातें उत्पत्ति में सर्वप्रथम इस प्रकार से उत्पत्ति होती है कि सदी से लेकर के किस सदी तक मानी जाती है। हालांकि गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति 7वीं सदी से लेकर के और 12वीं सदी तक हमें मिलती है। कितने साल, प्रथम राजवंश है जो गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। पहला राजवंश यही था, गुर्जर प्रतिहार आया, उसके बाद में मेवाड़ मारवाड़ आदि की उत्पत्ति मानी जाती है। सर्वप्रथम यदि पूछा जाए तो कौन सा वंश आया, राजवंश आया, गुर्जर प्रतिहार राजवंश है। यहाँ पर कौन है, हरीशचंद्र है। हरीशचंद्र कहां पर आता है, मंडौर में आता है। और कहां से आता है, गुजरात से आता है। और उस समय मंडौर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था, गुजरातरा क्षेत्र कहा जाता था, गुजरातरा क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, गुजरातरा क्षेत्र कहा जाता था, इसी कारण उसका नाम क्या पड़ा, गुर्जर पड़ा। गुजरातरा से शब्द की उत्पत्ति से ही उस शब्द का नाम पड़ा गुजरातरा पड़ा। ठीक है, अब ये तो मान लीजिए गुजरातरा है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण है यहाँ पर देखिए गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, अब प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से मानी जाती है। प्रतिहार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है रक्षा करना, यानी कि प्राचीन काल के अंदर क्या था, अरबी आक्रांताओं से सफलतापूर्वक सामना करने वाला प्रथम राजवंश। यानी कि गुर्जर शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से पड़ी, क्योंकि हरीशचंद्र गुजरात से जोधपुर के अंदर आता है। जोधपुर को समय के लिए गुजरात प्रदेश कहा जाता था, इसी कारण शब्द की उत्पत्ति गुजरात पड़ी। लेकिन यहाँ पर प्रतिहार शब्द का क्या होता है, यानी कि उस समय के अंदर भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर अरबी आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया। यानी कि अरबी आक्रांताओं ने राजस्थान के अंदर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण का जो सफलतापूर्वक सामना करने वाला कौन सा राजवंश था, गुर्जर राजवंश था। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, प्रतिहार कहा जाता है। और उसी प्रतिहार से उसका पूर्ण रूप से नाम क्या पड़ा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। ठीक है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। यहाँ फिर अब आगे चलते हैं, यानी कि शब्द की उत्पत्ति हमने बात कर ली। 7वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक किसका अधिपत्य रहा, किसका शासन रहा, गुर्जर प्रतिहार का शासन रहा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लियर करता हूँ। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अब तो आप आगे चलो, यहाँ से हमें कोई आधी रात को भी पूछेगा तो क्या कर देंगे, बता देंगे। लेकिन ध्यान रखना, परीक्षा करने क्या करना है, गोला काला करना है, आधी रात से कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, हरीशचंद्र आता है। कौन सा चंद्र, हरीशचंद्र। हरीशचंद्र कहां पर मैं लिखता हूं, यहाँ पर लिखता हूं। हरीशचंद्र कब आता है, गुजरात के अंदर 620 के अंदर आता है। 620 में
गुर्जर प्रतिहार की स्थापना। ठीक, गुर्जर प्रतिहार की स्थापना किसने की? हरिश्चंद्र ने की। हरिश्चंद्र ने गुजरात में आने के बाद में 620 में गुर्जर प्रतिहार की क्या कर दी जाती है? 620 ईस्वी, यहाँ पर लिख देना, 620 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार की स्थापना कर दी जाती है। अब यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार की स्थापना तो होगी, प्रत्येक चीज की जब स्थापना होती है तो इतिहासकार भी आएंगे। जिस प्रकार से आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो राय देने वाले भी बहुत आते हैं। कोई कहता है नहीं इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए, कोई कहता है इस प्रकार से करनी चाहिए, कोई कहता है रात के समय में ज्यादा पढ़ना चाहिए, कोई कहता है दिन में पढ़ना चाहिए, कोई कहता है रात और दिन दोनों में पढ़ना चाहिए। यदि आपको सरकारी नौकरी करना है तो, लेकिन आप किसी भी तरीके में पढ़ो, पढ़ना जरूर होता है। ठीक है, यहाँ पर 620 के अंदर इसकी उत्पत्ति हो जाती है। अब आता है गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के सिद्धांत। यदि उत्पत्ति के सिद्धांतों की बात करो तो प्रत्येक इतिहासकार की उत्पत्ति के सिद्धांत दिए हैं, लेकिन हमें मात्र और मात्र 4 से 5 इतिहासकारों की उत्पत्ति के सिद्धांत ही बात करनी है। नंबर 1 इतिहासकार, इनका नाम क्या है? महिर भोज नाम है। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिखता हूं? कौन सा भोज? महिर भोज। नंबर 2 की मैं बात करूं, इन इतिहासकार का क्या नाम है? नंबर 2 पर आपका पहले इतिहासकार कौन है? महिर भोज। नंबर 2 पर आपके कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक, पितामह, घोड़े वाला बेबक। ठीक है, अब नंबर 3 पर कौन से आते हैं आपके? पहले महिर भोज आगे, कर्नल जेम्स टोड आगे, अब तीसरे इतिहासकार आते हैं हेमेंसमान। हेमेंसमान और इनके ओपनिंग स्लॉट में उनके साथ में कौन आते हैं? डॉक्टर जी.एच. ओझा। जी.एच. ओझा का मतलब आप समझ गए होंगे, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, ये 3 इतिहासकार हमें ध्यान में रखने हैं। पहले इतिहासकार महिर भोज, कर्नल जेम्स टोड, हेमेंसमान एंड जी.एच. ओझा। ठीक है, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति किस प्रकार से बताई है? महिर भोज कहते हैं ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर, ग्वालियर प्रशस्ति में, किस प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में महिर भोज कहते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति है, ये कौन सा प्रतिहार है? गुर्जर प्रतिहार। इनकी उत्पत्ति किससे मानी जाती है? ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जरों की उत्पत्ति, गुर्जरों की उत्पत्ति किसने बताई है? कि लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। ग्वालियर प्रशस्ति में गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति में लक्ष्मण के वंशज माने जाते हैं। महिर भोज कहते हैं कि जो गुर्जर प्रतिहार है, इनकी उत्पत्ति लक्ष्मण और लक्ष्मण के जो वंशज हुए वही क्या कहलाए? आगे आने वाले समय के अंदर आपके गुर्जर प्रतिहार कहलाए। ठीक है, यहां तक तो ये क्लियर हो जाता है। अब आते हैं कर्नल जेम्स टोड, राजस्थान इतिहास के जनक, पितामह, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, ये कहां के निवासी थे? ये इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड का मतलब वो विदेशी थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति विदेशी जाति खंजर से हुई है। यानी कि महिर भोज कहते हैं ग्वालियर प्रशस्ति में महिर भोज की ऐसा पूछा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति लक्ष्मण के वंशजों में मानी जाती है। यह कथन किसका है? महिर भोज। और यह पूछा जा सकता है कि ग्वालियर प्रशस्ति में महिर भोज ने किसकी उत्पत्ति में लक्ष्मण के वंशज बताए हैं? तो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति में बताई है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है? विदेशी जाति। विदेशी जाति में कौन सी जाति? विदेशी जाति में खंजर जाति, यानी कि विदेशी जाति थी खंजर, और इनसे क्या हुए? गुर्जर प्रतिहार। लेकिन अब आगे कौन से ओझा आते हैं? जी.एच. ओझा, और उनके साथ में कौन से स्वान आते हैं? हेमेंसमान आते हैं। इन दोनों ने क्या कहा? इन दोनों का कथन देखिए। इन्होंने कहा कि गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति आर्य, अर्थात क्या? आर्य या
क्षेत्रियों से मानी जाती है, यानी कि ए से कौन सा, ए से आई, ठीक है। हेवेनशान और जीएस ओदा ने क्या कहा कि गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति आर्य यानी कि आर्य क्या थे, या क्षेत्रीय क्या थे, लड़ाकू जाति थी, और इन्हीं जाति से किनकी उत्पत्ति हुई है, इन्हीं जाति से गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अब हेवेनशान की मैं बात करूं, इनकी हेवेनशान को क्या कहा जाता है, हेवेनशान को कहा जाता है नीति का पंडित, नीति का पंडित। उपनामों की मैं बात करूं, नीति का पंडित, पंडित, यात्रियों का राजकुमार। दूसरी मैं बात करूं तो इनको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार, और एक इनको कहा जाता है चीनी यात्री, चीनी यात्री। इनके उपनाम क्या क्या है हेवेनशान के, नीति का पंडित कहा जाता है, यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, और चीनी यात्री कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है, ध्यान में रखना, परीक्षाओं के अंदर प्रत्येक पूछा जाता है। इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम है शियुकी। शियुकी पुस्तक किसकी है, हेवेनशान की है। पूछा जा सकता है हेवेनशान द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो आपकी शियुकी, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ दिया विस्तार से, तीन चीजें अभी पढ़ दी हमने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति के बारे में। हेवेनशान हरिश्चंद्र ने 620 के अंदर गुर्जर प्रतिहारों की स्थापना की। 620 के अंदर के बाद में हमने उत्पत्ति के सिद्धांत देखे, उत्पत्ति में 3 सिद्धांत हमने वेदों को देखे, ठीक है। अब इनको मैं क्लियर कर देता हूं। अब एक सिद्धांत और आता है, वो सिद्धांत विस्तार से करते हैं फिर से। अब देखिए, अब आते हैं 3 इतिहासकार। एक इतिहास का नाम क्या है, चंद्रवर्धन। यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, चंद्रवर्धन। इनके साथ में कौन है, मूढ़ोत, मूढ़ोत क्या, नेरसी, और तीसरे कौन से मिश्रण है, सूर्यमल, और ये सूर्यमल क्या मिश्रण। इन तीनों ने क्या कथन दिया, इन तीनों ने एक बात कही, ठीक है। एक इतिहासकार, 2 इतिहासकार, 3 इतिहासकार। इन्होंने कहा कि गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति, प्रतिहारों की उत्पत्ति, गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से मानी जाती है, अग्निकुंड सिद्धांत से मानी। हमने अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में बात की थी कि अग्निकुंड सिद्धांत यानी कि आबू पर्वत पर एक विशिष्ट मुनि थे, इन्होंने क्या करवाया, अग्निकुंड यह करवाया। अग्निकुंड की जानकारी कहां मिलती है, चंद्रवर्धन द्वारा लिखित ग्रंथ, ग्रंथ का क्या नाम है, ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कितने भागों के अंदर है, 18 भागों के अंदर है। 18 भागों में से 8 भाग किसने लिखे, 8 भाग चंद्रवर्धन ने लिखे, 8 भाग किसने लिखे, 8 भाग चंद्रवर्धन ने लिखे। 6 भाग किसने लिखे, 6 भाग राजाबाई ने लिखे, किस बाई ने लिखे, राजाबाई ने लिखे। 4 भाग किसने लिखे, उत्तर ने लिखे, उत्तर का क्या नाम था, जनन था। रचना पूर्ण किसने की, रचना पूर्ण जनन ने की। ग्रंथ की शुरुआत किसने की, ग्रंथ की शुरुआत चंद्रवर्धन ने की, ठीक है। ये बातें कॉन्सेप्ट के आधार पर होती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर हो जाता है, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार में अग्निकुंड सिद्धांत में 4 जातियां हैं। पहली जाति का नाम प्रतिहार, दूसरी परमार, तीसरी चालुक्य, सोलंकी, चौथी चौहान या चौहान। चौहानों की कुल देवी कौन सी है, चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। और यदि गुर्जरों की कुल देवी की मैं बात करूं, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार की कुल देवी, कुल देवी कौन सी माता, कौन सी चामुंडा माता, ठीक है। चौहानों की कुल देवी कौन सी है, चौहानों की कुल देवी आशापुरा माता है, जो हम चौहान राजवंश पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये कितने हो जाते हैं, 4 इतिहासकार हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर यदि हम कलिंगा में स्टोन की अवधारणा भी लिखनी चाहे तो लिख सकते हैं कि उन्होंने इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से मानी है, कुषाणों से मानी है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण मात्र 4 इतिहासकार हैं। अब आगे चलते हैं, और आगे चलते हुए क्या करते हैं, आगे चलते हुए गुर्जर प्रतिहार के
शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं कि सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार शब्द पुलकिसन द्वितीय एहोल शिलालेख में मिलता है। यानी गुर्जर प्रतिहारों की मैं बात करूं, सर्वप्रथम गुर्जर प्रतिहार शब्द है वो पुलकिसन द्वितीय कि एहोल शिलालेख में क्या है, एहोल शिलालेख में क्या होता है। एहोल शिलालेख में जानकारी मिलती है कि हाँ गुर्जर प्रतिहार जैसा राजस्थान के अंदर आता है और इनकी स्थापना होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये तो होता है समापन समारोह, इसका शब्द का समापन समारोह। अब करते हैं विधिवत तौर पर गुर्जर प्रतिहार इतिहास की शुरुआत। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हरिश्चंद्र। अब बात करते हैं विस्तार से हरिश्चंद्र इनका दूसरा नाम भी मैं रोहिलाद्री भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हो गुरु जी, यदि आप जो बताओगे वो क्या है हमें मंजूर है। ठीक है, 620 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार की स्थापना, 620 के अंदर किसकी स्थापना हो जाती है, गुर्जर प्रतिहार की स्थापना हो जाती है। इनका क्या होगा, इनका होगा विवाह, और आपका क्या होगा, सरकारी नौकरी लगोगे तब होगा, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। ठीक है, इनकी दो महिला के साथ विवाह, पहली महिला ब्राह्मण महिला और दूसरी महिला का क्या नाम था, क्षत्रिय महिला, माफ कीजिएगा, दूसरी महिला क्षत्रिय महिला। ठीक है, अब यदि मैं बात करूं कि इनको क्या कहा जाता है, हरिश्चंद्र या रोहिलाद्री को क्या कहा जाता है, गुर्जर प्रतिहार का मूल पुरुष कहा जाएगा या आदि पुरुष कहा जाएगा, गुर्जर प्रतिहार का मूल पुरुष या वास्तविक पुरुष, मूल पुरुष या आदि पुरुष कहा जाता है, आदि पुरुष कहा जाता है। अब आप कहोगे गुरु जी वास्तविक पुरुष भी तो होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, तो फिर वास्तविक पुरुष क्यों नहीं कहा जाएगा, मूल पुरुष या आदि पुरुष उसे कहा जाता है जिसने जिस वंश की स्थापना की, जिसने जिस वंश को चलाने का काम किया हो, इसको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है मूल पुरुष या आदि पुरुष। अब जिस प्रकार से वास्तविक पुरुष की मैं बात करूं, वो इनको कहा जाता है जिनके काल में वो राजवंश ज्यादा चर्चा के अंदर आया हो, ज्यादा ट्रेंडिंग में आया हो। हालांकि उस समय के अंदर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा आदि का जमाना होता नहीं था कि ट्रेंडिंग में आ जाए। उस समय के अंदर राजवंश को अपने दम पर क्या होना पड़ता था, प्रचार प्रसार करना पड़ता था, वहां पर कभी विद्यावान जाकर करेंगे। अब यहाँ पर इनको क्या होती है, इनके कोई संतान नहीं होती है, निसंतान। ठीक है, ये क्या होते हैं, निसंतान ब्राह्मण महिला। और क्षत्रिय महिला की कितनी संतानें प्राप्त होती है, क्षत्रिय महिला की 4 संतानें प्राप्त होती है। पहली संतान का नाम मैं बात करूं कद, दूसरी दह, तीसरी का नाम रजित, चौथी का नाम भोग भट्ट। ठीक है, भोग भट्ट। ठीक है, कितनी संतानें प्राप्त हुई, 4 संतानें प्राप्त हुई। पहली का नाम कर, दूसरी दह, तीसरी रजित और चौथी का कौन सा भट्ट, भोग भट्ट। ठीक है, अब यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार की स्थापना हो गई, मूल पुरुष आदि पुरुष भी हो जाता है। अब यहाँ पर इनकी स्थापना के बाद में सिर्फ मैं यहाँ पर डायरेक्टली चलता हूँ क्योंकि 3 संतानें उत्पन्न हो चुकी है। पहली का नाम कद, दह, रजित और भोग भट्ट, और ब्राह्मण महिला की संतान नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें इन चारों में से कद, दह, रजित और भोग भट्ट में से सर्वश्रेष्ठ किसको माना जाता है, बनाया गया, रजित को माना गया। तो रजित को क्या बनाया गया, रजित को उत्तराधिकारी बनाया गया। रजित को क्या बनाया गया, रजित को प्रधान बनाया गया। और रजित को एक उपाधि मिली, उस उपाधि का क्या नाम है, रजित की उपाधि थी राजा की उपाधि, राजा की उपाधि। ये राजा की उपाधि किसने दी, राजा की उपाधि गुरु का क्या नाम था, गुरु का नाम था नरहरि। नरहरि मतलब ब्राह्मण था कि नहीं था, बिल्कुल था। ठीक है,
अब इनके शासनकाल में क्या काम हुआ, ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये क्या कहता था, यानी कि उनके काल में क्या नहीं हुआ, ज्यादा काम नहीं हुआ। सर ज्यादा काम नहीं हुआ तो क्या था, पबजी खेल रखा है क्या, नहीं लूडो खेलता होगा, लेकिन काम क्या नहीं हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। ठीक है, यह उनका शासनकाल में इतना ही था। सिर्फ उपाधि नहीं, उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण, बहु मंदिर आदि का निर्माण करवाया था। ठीक है, इसके कारण उनके गुरु ने उन्हें नरहरि ब्राह्मण की उपाधि दी थी। ठीक है, अब आगे देखिए, फिर रजिल आता है। रजिल के बाद में अगला उत्तराधिकारी आता है नरभट्ट। नरभट्ट के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था हेवेनश्वांग ने। हेवेनश्वांग ने पहली शब्द का प्रयोग किया। किस शब्द का प्रयोग किया, पहली शब्द का प्रयोग किया। सर ये पहली शब्द क्या होता है, पहली शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शक्तिशाली, यानी कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली। अभी तक उनके राजवंश में कौन सा भट्ट था, ये नरभट्ट था। इस शब्द का प्रयोग किसने किया, हेवेनश्वांग ने किया। हेवेनश्वांग को क्या कहा जाता है, नीति का पंडित, यादव का राजकुमार, चीनी यात्री। उनकी बुक क्या नाम थी, उसकी पुस्तक का नाम था सीयू की। ठीक है, यहां पर बताता है। अब इसके बाद में होती है गुर्जर प्रतिहार इतिहास की वास्तविक शुरुआत, यानी आगाज और रणनीति। यदि आपका सपना भी है परीक्षा हॉल के अंदर धारणा, तो जुड़ जाइए हमारे साथ में, प्रत्येक तथ्यों के आधार पर आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगले उत्तराधिकारी का नाम क्या आता है, अगले उत्तराधिकारी का नाम आता है नागभट्ट। और नागभट्ट कौन सा, फर्स्ट, इसके शासनकाल में क्या है जानकारी, 737 से लेकर के 760 तक। अब आपके मन के अंदर एक शंका हो रही होगी कि सर बाकी को क्या क्या शासनकाल नहीं था, बाकियों के शासनकाल क्या था, ध्यान में नहीं था क्या, ध्यान में था, लेकिन क्या है कि परीक्षाओं के अंदर किसकी स्थिति हो जाती है, विवाद की स्थिति हो जाती है। विवाद की स्थिति होगी तो क्या होगा, परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न नहीं दिए जाएंगे, प्रश्न नहीं दिए जाएंगे तो क्या होगा, सब नहीं बताया जाएगा। अब होता है यहाँ पर नागभट्ट का था वास्तविक इतिहास। नागभट्ट क्या है, गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार का कौन सा संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। अब एक कथन आएगा मोहत नैणसी का। मोहत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहार की कुल शाखा कितनी बताई, 26 बताई। ये शाखा गुर्जर प्रतिहार की भारत के अंदर बताई है या राजस्थान के अंदर बताई है, ये शाखा कितनी किसके अंदर बताई है, पूरे भारत में बताई है कि भारत में 26 शाखाएं थी। उनमें किसका अधिपत्य था, इनमें अधिपत्य था आपके गुर्जर प्रतिहार का। ठीक है, अब तो भारत में 26 बताइए, तो इनमें से राजस्थान के अंदर भी होगी, बिल्कुल होगी। 2 शाखाएं किसकी थी, 2 शाखाएं क्या थी, राजस्थान के अंदर थी। पहली शाखा कौन सी थी, पहली शाखा तो आपकी हमने पढ़ा, वो थी मंडोर कौन से पुर के अंदर, मंडोर जोधपुर के अंदर। दूसरी कौन सी माल, दूसरी भीनमाल। और भीनमाल कहां पर है, भीनमाल लोर के अंदर, लोर कहां, जालोर के अंदर पड़ती है। 2 शाखाएं बताई, कितनी शाखाएं बताई, कुल 26 शाखाएं बताई। 2 शाखाएं कहां पर है, 2 शाखाएं कौन से खान के अंदर है, 2 शाखाएं राजस्थान के अंदर है। राजस्थान में पहली शाखा कहां पर, मंडोर कहां पर, जोधपुर के अंदर। दूसरी कहां पर, भीनमाल कहां पर, जालोर के अंदर। ठीक है, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। अब आगे चलते हैं, विस्तार से बढ़ते हैं चीजों को। क्या नागभट्ट द्वितीय सिपाही जाकर के यहाँ पर राजधानी बनाने का नहीं बना पाएगा, पहले क्या करनी पड़ी, उनकी लड़ाई करनी होगी। लड़ाई करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, सेना की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या है, मंडोर है। यहाँ पर देखो मंडोर, सिर्फ कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं और थ्योरेटिकल बेस को आधार पर प्रकट करते हैं, क्योंकि कहानियां सिर्फ और सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है। और यहाँ पर क्या पड़ता है, भीनमाल। ठीक है, भीनमाल, और भीनमाल कहां पर है, जालोर के अंदर है। क्लियर। अब देखो यहां पर कौन आया, हरीशचंद्र आया।
हरिश्चंद्र के बाद में उत्तराधिकारी कौन आया? रजिल आया। रजिल के बाद में कौन आया? नरभट्ट आया। नरभट्ट के बाद में कौन आया? नागभट्ट आया। नागभट्ट कौन सा आया? नागभट्ट प्रथम आया। ठीक है, अब नागभट्ट क्या करेगा? यहां पर देखो, इन चीजों को देखो, इस डब्बे में गोल घेरे में नजरों को घुमाकर किसी भी डब्बे में रखिएगा। नागभट्ट आएगा तो कहां पर आएगा? अपनी राजधानी बनाएगा। एक होती है स्थायी राजधानी, यानी एक होती है अस्थायी राजधानी और दूसरी कौन सी? स्थायी राजधानी। अस्थायी और स्थायी राजधानी का अंतर क्या है? अस्थायी राजधानी वो है जो हमारे लिए कुछ समय तक हमारे पास में है, फिर किसी ने हमसे शक्तिशाली व्यक्ति ने हमसे छीन लिया, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी? अस्थायी हो जाएगी। स्थायी राजधानी जो हमारे लिए परमानेंटली है, जिस प्रकार से मार्कर है। मार्कर क्या है? मार्कर एक अस्थायी है, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा तो वापस मैं इसको मिटा सकता हूँ। एक होती है परमानेंटली मार्कर, जिसमें मैं किसी भी प्रकार से इसको मिटा नहीं सकता, वो क्या है? परमानेंटली है। ठीक है, नागभट्ट ने पहली राजधानी किसको बनाया? पहले राजधानी बनाया मेड़ता, और ये मेड़ता कौन से गोर के अंदर है? ये मेड़ता है नागौर के अंदर। मेड़ता को किसी ने छीन लिया। इसके बाद में कौन सी को बनाया? उज्जैन को बनाया। ये उज्जैन कहां पर है? उज्जैन है एमपी। एमपी कहां पर है? एमपी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहां? मध्य प्रदेश भारत। भारत कहां? विश्व में। ठीक है, चीजें होगी। मंडोर जोधपुर के अंदर हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र के बाद रजिल। रजिल के बाद नरभट्ट। नागभट्ट। यहां से उन्होंने बना दिया। अब यहां पर किसका आधिपत्य था? नागभट्ट द्वितीय से पहले, यानी कि 730 से 760 के मध्य की मैं बात कर रहा हूं। गलत बात नहीं कर रहा हूं, सही बात कर रहा हूं। ठीक, सही कर रहे हो। यहां पर किसका था? सामंडो का शासक। ठीक है, और ये क्या करेगा? आक्रमण इस पर कौन करेगा? आक्रमण करेगा नागभट्ट। आक्रमण किस पर करेगा? आक्रमण इन पर करेगा। इनको क्या करेगा? पराजित करेगा। पराजित करेगा तो क्या करेगा? यहाँ पर क्या करेगा? अधिकार करेगा। अधिकार करेगा तो क्या इसको राजधानी बनाएगा? अधिकार कर दिया। किस पर अधिकार कर दिया? भीनमाल पर। किसने अधिकार कर दिया? नागभट्ट प्रथम ने अधिकार कर दिया। प्रथम को अधिकार करने के बाद में इसको क्या बनाएगा? राजधानी बनाएगा। राजधानी कौन बनेगा? ये नागभट्ट प्रथम बनाएगा। चावंडों को पराजित करने के बाद में नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल जालोर को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ पर चीजें क्लियर, पहले ध्यान से देखिए। नागभट्ट को गुर्जर प्रतिहार का वास्तविक संस्थापक कहा जाता। पहले उन्होंने राजधानी मेड़ता नागौर को बनाया, दूसरी राजधानी उसने भीनमाल को बनाया, और स्थायी राजधानी बनाया। यहाँ पर स्थायी राजधानी की मैं बात करूं, स्थायी राजधानी किसको बनाया? स्थायी राजधानी बनाया भीनमाल लोर के अंदर, भीनमाल जालोर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्लियर। अब मैं चीजों को कंप्लीट कर देता हूं। यहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? नागभट्ट। फिर से लिखता हूं सर, कितना बड़ा है? मात्र 30 साल का है। ये 730 से 760 तक इसका अधिकार। इसकी पत्नी, इसकी वाइफ, इसकी जीवन साथी, उसकी लाइफ लाइन, इसका क्या नाम था? जज्जिका देवी। कौन सी देवी? जज्जिका देवी। इसके कितने छोरे? इसके 2 छोरे। एक छोरे का नाम तात, दूसरे का नाम भोज। ठीक है, अब बात क्या कहां पर आ जाता है? पहले यहां पर क्या हुआ? हरिश्चंद्र हुआ। हरिश्चंद्र के बाद में यहां पर क्या? कौन सा? मंडोर कौन से कुल के अंदर? मंडोर जोधपुर के अंदर। और जोधपुर के अंदर यहां पर कौन आ जाता है? यहां पर तात आ जाता है। यानी कि यहां पर पहले कौन सा चंद्र? हरिश्चंद्र के बाद में यहां पर कौन आया? हरिश्चंद्र के बाद में यहां पर रजिल आया। रजिल के बाद में यहां पर नरभट्ट आया। नरभट्ट के बाद में नागभट्ट आया। नागभट्ट के बाद में यहाँ पर तात आया। तात के बाद में यहाँ पर कौन आया? भोज आया। सिर्फ यहाँ तक नहीं लिखना है। ठीक है, तात क्या लेता है? तात ले लेता है राजनीति से संन्यास। राजनीति से तात गुरु संन्यास को ले लेता है। क्या उसने कोई तैयारी करा था? क्या नीट पे उसकी वैकेंसी थी, उसके कारण उसने संन्यास ले लिया, ताकि उस समय में किसी प्रकार की वैकेंसी नहीं होती थी। तात राजनीति से क्या ले लेता है? तात राजनीति से संन्यास ले लेता है। ठीक है, क्लियर? इतना पढ़ा। इसके बाद में भोज आता है। यहां पर कौन होता है? यहां पर होता है आपका नागभट्ट शासन करता है। इस क्लास के अंदर आज हमने कितना पढ़ा? इस क्लास के अंदर हमने गुर्जर प्रतिहार डाला। ठीक है,
गुर्जर प्रतिहार आज प्रश्नों के अंदर हमने गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति किसने हुई 620 के अंदर, किसने उत्पत्ति की गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति 620 के अंदर किसने की, हरिश्चंद्र ने की। 620 के अंदर की, कहां पर की, मंडोर के अंदर की। हरिश्चंद्र कौन सी फ्लाइट से आया, हरिश्चंद्र गुजरात की एयर इंडिया फ्लाइट से, जो राजस्थान के अंदर लैंड होता है। राजस्थान के अंदर कहां पर लैंड होता है, राजस्थान के अंदर गुजरात जोधपुर के अंदर लैंड होता है। जोधपुर में किस क्षेत्र में लैंड होता है, जोधपुर में मंडोर के अंदर लैंड होता है। और मंडोर में किसकी स्थापना करता है, गुर्जर प्रतिहार की स्थापना करता है। इसके बाद में उसके उत्तराधिकारी कौन आया, उसका उत्तराधिकारी रजिल आया। रजिल के बाद में उसका उत्तराधिकारी कौन आया, रजिल को किसकी उपाधि मिली, रजिल को नरहर ब्राह्मण ने राजा की उपाधि दी, किस लिए की, क्योंकि उसने मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद में कौन आया, उसके बाद में नरभट्ट आया। नरभट्ट को किस शब्द से जाना जाता है, हेमंत स्वामी ने नरभट्ट के लिए बेलापल्ली शब्द का प्रयोग किया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शक्तिशाली। ठीक है, उसके बाद में कौन आया, उसके बाद में नागभट्ट आया। नागभट्ट ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, नागभट्ट ने अपनी राजधानी भीनमाल, भीनमाल कौन सी, जालोर वाली, उसको बनाया। उसके बाद में उनके पत्नी जसिका देवी से दो पुत्र प्राप्त हुए, एक का नाम तार, दूसरे का नाम भोज। यहाँ पर जितना पढ़ाया है उतना आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ आपको समझ में आया होगा। या फिर अगली क्लास के अंदर इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। नागभट्ट के बाद में नागभट्ट के सैनिक अभियान पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में इस पोर्शन को, इस टॉपिक को व्यक्तिगत तौर पर कल की क्लास में खत्म करने का काम करेंगे। यहाँ पर जितना समझ में आया अच्छे से नोट्स पढ़ाइए, क्योंकि लोगों की आलोचना करने वालों की कमी नहीं है। माजी तेरी चित्ती के तरफदार बहुत है, उस पार कुछ नहीं, मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तुम्हें शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। चेहरे पर मुस्कान रखिए, देश के जवानों का, किसानों का, सैनिकों का, मजदूरों का सम्मान करें और चेहरे पर मुस्कान रखें। पढ़ाई को निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। बाय बाय।